कि अगर भूपेंद्र यादव नहीं बोलेंगे, अनुप्रिया पटेल नहीं बोलेंगे, तो उनका यादव और कुर्मी समाज ये कहेगा कि हम तो पिछड़े वर्ग के लिए इन लोगों पर भरोसा किया था कि हमारी आवाज उठाएंगे, अब तो आवाज ही नहीं उठाते। तो आवाज उठाने की है, तो ये सायरन बजाने के लिए है कि सेंसेशन बना रहे, तो सायरन बज रहा है। देते हैं, अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा जारी किए गए जांच के आदेश को अगर हम कचरे के डब्बे में डाल दे रहे हैं, उसका अनुपालन कराने का काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या समझ रहे? तो ये मुखौटे ही हैं। अगर आप हिंदू की बात करते हो तो कुर्मी, यादव, पाल, प्रजापति, नाई, विश्वकर्मा, धोबी, चमार, पासी क्यों बना हुआ है? पहले इसे खत्म कर दो आप। जब सब हिंदू ही हैं, तो ये वर्ग का बंटवारा करके आप जहर क्यों पैदा करते हो? बिल्कुल, मैं गठबंधन के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि 5.5 वर्षों में जो पिछड़े वर्ग की, जो अनुसूचित वर्ग की जो उपेक्षा हुई है, उससे मैं व्यथित हूं। और हर एक पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि अपने सीने में इतना भार लेकर के ज्यादा दिन तक मत चलो। पिछड़े वर्ग का हूं, और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अगर कार्य नहीं किया जाता है, केवल मुखौटा बना करके लोगों को सजा दिया जाता है, तो लगता है कि मुखौटेवादी राजनीति से या तो संन्यास ले लो या तो कुछ अलग से करो। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 2022 का चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी ताकत झोंक दी है। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे समय में जब राजनीति से जुड़े हुए किसी व्यक्ति से मिलना होता है, तो पहला सवाल यह होता है कि उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। मेरे साथ डॉक्टर आर.के. वर्मा जी हैं, दूसरी बार विधायक हैं और एक जागरूक शख्सियत माने जाते हैं। फिलहाल अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी से विधायक हैं, लेकिन लगातार सवाल उठाते हैं कि वहां पर दलितों पिछड़ों को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आप जिस समाज से आते हैं, अनुप्रिया पटेल जिस समाज का होने की बात करती हैं, उसी समाज से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं। पटेल टाइटल होने की वजह से कहा जाता है कि राज्यपाल भी हमने आपको दिए। 29 विधायकों की बात बीजेपी करती है और 2 मंत्रियों की भी बात करती है, कुछ डीएम की भी बात करती है। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस समाज का बीजेपी में भला नहीं हो रहा? जी नीरज जी, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने बिल्कुल ज्वलंत विषय को उठाया है। जहां आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल हमारे पटेल समाज से है, प्रदेश अध्यक्ष भी पटेल समाज से है, आपका यह सवाल बिल्कुल जायज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक इसी तरीके से जब 2014 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी ने बड़े-बड़े मंच से अपने आप को ये बताया कि मैं भी पिछड़े वर्ग का हूँ, तो मुझ जैसा एक नया राजनीतिक कार्यकर्ता, उसको यह विश्वास हुआ कि शायद अब भारत के राजनीतिक पटल पर पिछड़ों का अस्तित्व बनेगा। और उस विश्वास के साथ जब भारतीय जनता पार्टी अपना दल का गठबंधन हुआ, यद्यपि पहले चुनाव में मेरे चुनावी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का अपना दल से गठबंधन नहीं था, मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारा था और समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारा था। लेकिन 2017 के चुनाव में हमारा गठबंधन था और लगा कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना दल मिल करके हम यहाँ पर उपेक्षित वंचित समाज के लोगों के लिए, उनके हक अधिकार के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन बहुत अफसोस हुआ, पूरे 4.5 वर्ष का कार्यकाल हम लोगों ने गुजार दिया है। अब 3 महीने शेष रह गए हैं, हमको फिर से चुनाव के मैदान में जाना है। आपने जो सवाल उठाया कि पिछड़े वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक पटेल समाज की नेता अनुप्रिया पटेल, जो अपना दल से जिससे मैं विधायक हूँ, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उनके गठबंधन में शामिल हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी मेरे ही बिरादरी से आती हैं। तो ऐसे में आपका सवाल निश्चित रूप से जायज़ है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा पिछड़े और दलित वर्ग के उत्थान के लिए जब कोई योजनाएं लाई गई, उसमें पारदर्शिता नहीं आई, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। आप उदाहरण ले सकते हैं,
प्रधानाचार्यों की नियुक्ति का मामला हुआ जो आपके संज्ञान में है कि हमें जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 1 की उपधारा 3 उपधारा 6 जो ये कहती है उसके सापेक्ष हमें जितने सीटें मिलनी चाहिए थे, जितने प्रधानाचार्य हमारे बनने चाहिए थे, 10% प्रधानाचार्य बने। 27% का आरक्षण आज तक किसी भी भर्ती में पूरा नहीं किया गया। इसी तरीके से केजीएमयू और अन्य कितनी भर्तियों में हुआ। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आप देख रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक जाति विशेष की बात नहीं करता हूं क्योंकि कोई सरकार की योजना एक जाति के लिए नहीं बनाई जाती, लेकिन हम भी वर्ग में शामिल हैं। लेकिन जब जाति के लोग होते हैं तो वो वर्ग के तौर पर नहीं समझने की कोशिश करते, वो केवल जाति के तौर पर लाभ हानि समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको जाति के तौर पर मैं आपको उसका उदाहरण मैं दे देता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जब जब कोई बजट लाया है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड है, और मैं आपको बताना चाहूंगा मैं पिछड़े वर्ग का हूं, मुझे पीड़ा इस बात की है, पिछड़े वर्ग का हूं, और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अगर कार्य नहीं किया जाता है, केवल मुखौटा बना करके लोगों को सजा दिया जाता है, तो लगता है कि मुखौटेवादी राजनीति से या तो संन्यास ले लो या तो कुछ अलग से करो। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश 2017 से भारतीय जनता पार्टी अपना दल की सरकार बनने के बाद से जो अंतिम बजट का सप्लीमेंट्री बजट, चौथा बजट जो अभी आया दिसंबर के महीने में 15, 16, 17 को 16 को जो बजट आया है, वहां तक पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड को 1 रुपया नहीं दिया गया। क्योंकि जब जब इस निगम को दिया जाएगा तो उस निगम में आया हुआ पैसा जो पिछड़े वर्ग में, उसी में पटेल भी है, जो पिछड़े वर्ग में नवयुवक नवयुवतियां हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनको प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम हैं, और प्रशिक्षणोपरांत उनको अनुदान दे करके उनको उद्योग लगाने के लिए, रोजगार चलाने के लिए उनको अनुदान देने की व्यवस्था है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम अपना दल से हैं, मैं पटेल समाज से हूं, हमारी पार्टी का गठबंधन है, हमारी बिरादरी के राज्यपाल हैं, हमारी बिरादरी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हम जिस वर्ग से हमारा हित होना है उस वर्ग के कल्याण के लिए 1 रुपया नहीं दिया गया। आज नेता क्यों बात नहीं उठाते? अनुप्रिया जी क्यों सवाल नहीं उठाती कि पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड को 2017 से भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन की सरकार बनने के बाद से आज तक 1 रुपया उसमें क्यों नहीं दिया गया? जब भी ये सवाल उठाता हूं मैं कि पिछड़े वर्ग के तमाम सारे नेता जो बीजेपी में हैं वो बोल क्यों नहीं रहे, तो कुछ कुछ क्लिप भेज दी जाती हैं। अनुप्रिया जी की क्लिप भेज दी जाती है, कभी केशव प्रसाद मौर्य जी की क्लिप भेज दी जाती है कि देखिए उस समय 4 महीने पहले ये बोली थी, इस पर ये बोली थी। तो ये बोलना और बीजेपी के साथ बने रहना, ये 2 बातें नहीं नजर आती। नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये लोग बोलते नहीं हैं, लोगों को बोलने के लिए गाइड किया जाता है। सच्ची बात तो ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली सबके समझ में जो आई है, यह मुखौटावादी है। इनका एजेंडा कुछ और होता है और मुखौटा कुछ और होता है। तो जो पिछड़े वर्ग के नेता जो सजा करके रखे गए हैं विभिन्न पार्टियों से आए हुए, ये सब केवल मुखौटा बना करके रखे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अलग है। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर ये उस एजेंडे पर, पिछड़े और दलित वर्ग के उत्थान के एजेंडे पर अगर अपनी जबान को बंद कर लेंगे तो इनका जनाधार खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को इसका डर सताता रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर ही ये पिछड़े वर्ग के मुखौटे जो हैं, नेता जो हैं, ये समय समय पर अपना बयान देते रहते हैं कि लोगों में सेंसेशन बना रहे, संवेदना बनी रहे, और कल किन्हीं परिस्थितियों में कुछ होता है तो उसकी क्रेडिट लेने का कार्य कर सकें। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि पिछड़ों वर्ग के साथ ये अन्याय हो रहा है, उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है, तो आप रिजिड क्यों नहीं होते हो? उनको उनको वो हक दिलाने के लिए अब 69,000 भर्ती का मामला आ रहा है। आरक्षण अधिनियम की जो 1994 की धारा 1 की उपधारा 3 के अनुसार जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो जांच कराई, उसमें 5,500 से ज्यादा पद जो पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए वो सामान्य वर्ग को दे दिए गए। अगर उसकी उपधारा 6 जो हमारा संविधान कहता है, अगर उसका अनुपालन कराते तो 11,500 से ज्यादा पद ऐसे हैं पिछड़े वर्ग के जो सामान्य वर्ग के दे दिए गए।
तो अगर आपको लगता है कि जब हमारे आयोग ने, जो एक संवैधानिक संस्था है, अगर एक संवैधानिक संस्था ने यह जांच करा करके एक निर्देश सरकार को दिया है और उस निर्देश का पालन अगर नहीं हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जिस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए आप लड़ रहे थे और आज उसी संवैधानिक संस्था का कत्लेआम हो रहा है, उसका अपमान हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उसके लिए भी लड़ना चाहिए, उसके लिए हमें आंदोलन करना चाहिए? हम होते तो अगर हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो हमारे हक अधिकार का संरक्षण करती हैं, अगर उनका कत्लेआम होता है, उनके हक अधिकार के साथ अगर ये इस तरीके का भेदभाव होता है, तो हम आंदोलन करने का काम करते हैं, हम पद को छोड़ करके काम करते हैं। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बिल्कुल मूक हो चुका है। उसने जांच करा करके उत्तर प्रदेश सरकार को यह भेज दिया कि मेरे जांच में यह आया है और 14 दिवस के भीतर अगर आपको कुछ जवाब देना है तो दे दीजिए, नहीं तो इसे अंतरिम माना जाएगा। कोई जवाब नहीं गया और आज हमारे नेता चिल्ला के कहते हैं कि हम उनके लिए तो लड़ रहे हैं। उनके लिए लड़ने की बात छोड़ दीजिए, जो 11,500 पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी जिनका हक मारा गया, उनके लिए लड़ने की बात छोड़ दीजिए। जो संस्था हमें संरक्षित करती है, आज वो संस्था ही उपेक्षित हो रही है। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अगर उसका निर्देश का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो हमें सबसे पहले उसके संवैधानिक अधिकार के लिए फिर से लड़ना चाहिए कि संवैधानिक अधिकार पर डाका डालने का काम किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को जेब में रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो समस्या यहाँ पर है, इसीलिए हम लोग बात करते हैं, राजनीतिक बात लोग मान लेते हैं कि संविधान खत्म करने का प्रयास किया जाए। संविधान खत्म करने का प्रयास तो यही है ना, हम आरक्षण का अनुपालन नहीं करेंगे, नहीं कराएंगे। अगर हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और वो जांच करा करके उसका कंप्लायंस कराने की बात करती हैं, तो हम उसको कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा जारी किए गए जांच के आदेश को अगर हम कचरे के डब्बे में डाल दे रहे हैं, उसका अनुपालन कराने का काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं? तो ये मुखौटे ही हैं। यानी कि जो बीच-बीच में मंचों से बोला जाता है, ये मतदाताओं को भ्रम में रखने के ये लिए है। केवल और केवल इस बात के लिए है कि अगर भूपेंद्र यादव नहीं बोलेंगे, अनुप्रिया पटेल नहीं बोलेंगे, तो उनका यादव और कुर्मी समाज ये कहेगा कि हम तो पिछड़े वर्ग के लिए इन लोगों पर भरोसा किया था कि हमारी आवाज उठाएंगे, अब तो आवाज ही नहीं उठाते। तो आवाज उठाने की है, तो ये सायरन बजाने के लिए है कि सेंसेशन बना रहे, तो सायरन बज रहा है। इसके अलावा संवेदना जो मन के भीतर होना चाहिए वो नहीं है। इसका मतलब आपकी पार्टी के नेता बार-बार कह रही हैं कि हम गठबंधन के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप गठबंधन के साथ नहीं जाएँगे। आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो आपको बता दूं कि बिल्कुल मैं गठबंधन के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि 5.5 वर्षों में जो पिछड़े वर्ग की, जो अनुसूचित वर्ग की जो उपेक्षा हुई है, उससे मैं व्यथित हूं। और हर एक पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि अपने सीने में इतना भार लेकर के ज्यादा दिन तक मत चलो। इन तमाम सारी बातों के अलावा अभी मैं चित्रकूट में था, हिंदू एकता महापंचायत हुई, बड़ी संख्या में भीड़ जुटी, तो जिसको आप ओबीसी हिंदू कह रहे थे, वो इलेक्शन के समय में फिर से हिंदू तो नहीं बन जाएगा कि उसको अपने मुद्दों की बात समझ में आएगी, छद्म राष्ट्रवाद में ना उलझ जाए, राम मंदिर के फेर में ना उलझ जाए और फिर से वो ओबीसी और एससी हिंदू तो नहीं बन जाएगा? हो सकता है मेरी बात बहुत कड़वी हो जाए, मेरे समझ में नहीं आता। अगर आपको हिंदुत्व की बात करनी है तो पहले आप जाति क्यों नहीं खत्म कर देते? अगर आप हिंदू की बात करते हो तो कुर्मी, यादव, पाल, प्रजापति, नाई, विश्वकर्मा, धोबी, चमार, पासी क्यों बना हुआ है? पहले इसे खत्म कर दो आप। जब सब हिंदू ही हैं, तो ये वर्ग का बंटवारा करके आप जहर क्यों पैदा करते हो? ये एक दिखावा है, ये राष्ट्रवाद छद्म राष्ट्रवाद है। ये जो धर्म का आडंबर जो लेकर के लोग आते हैं, चोला ओढ़ करके चुनाव में आते हैं, ये केवल और केवल दिखावा है। ये एक ठगने का एक तरीका है कि धर्म के नाम पर लोगों में संवेदना जगेगी। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा, अपने उन पिछड़े दलित समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि धर्म और राजनीति दोनों को जोड़ने का काम ना करें। धर्म एक आस्था का विषय है, लेकिन आस्था का यह भी मतलब नहीं है कि कुछ भी हो। आस्था की भी सीमाएं निश्चित हैं और राजनीति की अपनी सीमाएं हैं। राजधर्म सबसे बड़ा धर्म है।
लेकिन जब राजधर्म को लगता है, राजधर्म निभाने वाले को लगता है कि मैंने अपने धर्म का पालन नहीं किया है, तब उसको लगता है कि अब वो धर्म सबसे बड़ा जो धर्म है कर दो और उसकी आड़ में फिर से हम राजधर्म निभाने लायक बन जाएं। तो ये लोग आज ये प्रयास करेंगे जिन्होंने अपना राजधर्म निभाने का काम नहीं किया है, धर्म का चोला ओढ़ करके, धर्म का सेंसेशन, संवेदना पैदा करके उनको गुमराह करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये अपील करना चाहूंगा कि आज यह देश धर्म से नहीं चलता है, यह देश बाबा साहब के संविधान से चलता है और संविधान को देख करके आपका जहां हक अधिकार मारा गया है, निश्चित रूप से उसको याद करके और तब निर्णय लेना और तब 2022 के चुनाव के मैदान में अपना मतदान करना। निश्चित रूप से तब लगेगा कि धर्म का चोला ओढ़ करके आए हुए लोगों को उत्तर प्रदेश और देश से भगाना ही भगाना है। अन्यथा ना हम धर्म के लायक रह जाएंगे और ना राजधर्म के लायक रह जाएंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद।